सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और आज हम अकाउंटेंसी का जो सेवन्थ टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो कि काफ़ी वेटेज जो है वो कवर करेगा अकाउंटेंसी के पेपर में, वो है पार्टनरशिप अकाउंट। तो आज हम पार्टनरशिप अकाउंट जो है उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जितने भी बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। और आई होप इनमें से ही आपको पार्टनरशिप के पेपर जब होगा तो आपको पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 3-4, वो आपको इन ही 10-11 क्वेश्चनों में से देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट पार्टनरशिप आर। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जो है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों जो हैं वो एक डिफरेंट चीज़ बताते हैं। मिनिमम नंबर का एक अलग ही आंसर है और मैक्सिमम नंबर का एक अलग ही आंसर आता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में अगर पार्टनरशिप का नंबर पूछा गया है तो आपको देखना है कि वो मिनिमम पूछा गया है या फिर मैक्सिमम पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स पूछे गए हैं कि कितने कम से कम लोग हमें चाहिए जो कि मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें, तो हम उसको पार्टनरशिप में कहेंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 2। ठीक है, तो कम से कम 2 इंसानों का होना ज़रूरी है, तब जाकर वो बिज़नेस जो है उसको हम एक पार्टनरशिप बिज़नेस कहते हैं। और मैक्सिमम नंबर अगर हम कहें तो सबसे पहले जब पार्टनरशिप जब आया पार्टनरशिप का कंसेप्ट, तो ये कहा गया कि 100 लोग जो हैं वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम में 100 बंदे भी मिलकर एक पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन 2013 में फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया और गवर्नमेंट ने जो था इस 100 के जो नंबर था इसको लिमिट करके 50 कर दिया। ठीक है, तो अगर एट प्रेजेंट आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बंदे पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, तो वो हो सकते हैं 50। ठीक है, पहले जो था 100 था, लेकिन 2013 में जब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है तो उसके बाद से लेकर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप में कोई भी पर्सन्स जो हैं वो 50 तक लिमिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था पहला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड फॉर व्हाट टाइप ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से एक कंसेप्ट आता है। तो आता तो है, लेकिन कैपिटल भी बहुत सारी तरह की होती है। एक तो होती है ओपनिंग कैपिटल, एक होती है आपकी एडिशनल कैपिटल जो आप बाद में लगाते हो, एक होती है क्लोजिंग कैपिटल जो आपकी एंड के ईयर में होती है, जब आपका प्रॉफिट लॉस ड्राइंग्स वगैरह का इंटरेस्ट कर दिया जाता है, ये सब कैलकुलेट, उसके बाद आपकी एक क्लोजिंग कैपिटल भी बचती है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है एक पार्टनर को, जो भी फिक्स होगा या फिर पार्टनरशिप एक्ट के तहत दिया जाएगा, वो कौन सी कैपिटल के ऊपर मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ योर ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आपकी जितनी भी होगी उसी के बेस पर आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आप एडिशनल कैपिटल लाते हो तो आपको वो उस साल में नहीं गिनी जाएगी, वो आपकी फिर अगले साल की कैलकुलेशन जब पूरी क्लोजिंग होगी तो अगले साल की कैपिटल मानी जाएगी। लेकिन एक करंट ईयर में आपको अपने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही एक पार्टनर को उसकी इंटरेस्ट जो है उस कैपिटल का वो मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंकिंग पार्टनर्स कैन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बैंकिंग पार्टनर है, मैक्सिमम है। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने आपको अभी बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप जर्नल में अगर आप देखो तो कितने पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम, पहले 100 थे, 2013 के बाद अब 50 कर दिए गए। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक और ध्यान दोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंकिंग पार्टनर्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, बैंकिंग यानी जो भी आप काफ़ी बैंक दिए देखे होंगे आपने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, सबसे बड़ा बैंक जो है जो इंडिया का माना जाता है। तो एक बैंकिंग के अंदर एटलीस्ट अगर आपको एक बैंक खोलना है तो कितने मैक्सिमम नंबर, तब बैंकिंग में एक अलग ही यहाँ पर नंबर जो है मैक्सिमम वो डिसाइड किया गया है। और मैक्सिमम नंबर जो कि बैंकिंग में पार्टनरशिप कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 लोग। ओके, तो बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ 10 लोग ही मिलकर मैक्सिमम जो है एक बैंकिंग फर्म खोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 50 जो है ये जर्नल पार्टनरशिप है कि बैंकिंग के अलावा अगर किसी चीज़ में पार्टनरशिप, तो मैक्सिमम 50 नंबर है। अगर बैंकिंग में पार्टनरशिप करनी है तो मैक्सिमम 10 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ओनर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप कर दीजिए। तो इन सब में से जो पार्टनरशिप बिजनेस का ओनर जो है वो कौन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है पार्टनर, बी है शेयर होल्डर, सी है प्रोपराइटर, डी है मैनेजर। ठीक है, तो क्या कहते हैं आप। देखिए, शेयर होल्डर्स शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो ओनर नहीं होते। ठीक है, यानी इस वक्त अगर मान लीजिए जियो के शेयर जो हैं स्टॉक मार्केट में इस वक्त फ्लोट कर रहे हैं, तो मैं भी जियो के शेयर्स खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं उसका ऑनर उससे नहीं बन जाता। चाहे मैं शेयर होल्डर हो जाऊँगा जियो का, मैं चाहे उनके 10 शेयर ही खरीदूँ, 15 शेयर ही खरीदूँ, तो मैं उनका शेयर होल्डर तो बन जाऊँगा, लेकिन मैं जियो का ऑनर तो नहीं बन सकता। दूसरा, प्रोपराइटर जब आप देखोगे तो प्रोपराइटर पार्टनरशिप में प्रोपराइटर टर्म यूज़ नहीं होती, क्योंकि प्रोपराइटर जो होता है वो सोल प्रोपराइटर, यानी जब सिंगल बंदा जो है, सिंगल इंसान जब बिजनेस इनिशिएट करता है तो तब हम प्रोपराइटर वर्ड यूज़ करते हैं। और मैनेजर तो आपको पता ही है कि एक जॉब पर हायर किया गया कोई इंसान होता है, इट्स नॉट ऑनर। तो सिंपल पार्टनर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कि पार्टनर ही ऑनर होते हैं किसी भी बिजनेस फर्म के, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो शेयर होल्डर जो लोग सोच रहे थे उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ऑल शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लाइबिलिटीज़ आर, कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, यानी पार्टनरशिप के जो डेट होते हैं। मान लीजिए कल पार्टनरशिप हमने जो भी फर्म खोली थी, अगर उस फर्म का दिवालिया निकल गया, उस फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, हमें बेचनी पड़ गई, तो वो एक पार्टनर, इंडिविजुअल पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ जो है वो कितनी रहेंगी। क्या वो सीमित है कहीं हद तक, ऑप्शन ए है लिमिटेड, या फिर वो बिल्कुल भी सीमित नहीं, आपको कुछ भी अपना घर बार बेच कर भी अपने डेट चुकाने पड़ेंगे, वो होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। क्या पार्टनरशिप में ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं, या फिर दोनों तरह की होती हैं, या फिर कोई भी नहीं होती। ठीक है, तो सोचिए। देखिए, एक होती है, मैं आपको बताता हूँ, एक होती है पार्टनरशिप फॉर्म जो आपको पता ही होती है, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म। लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म आपने पढ़ा होगा, J&K बैंक इज़ आल्सो अ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म। ओके, मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा वक्त लग जाता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म्स में क्या होता है बेटा, कि मान लीजिए कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म है, मान लीजिए कि हमारा J&K बैंक है, कल इसका दिवालिया निकल जाता है, तो जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, जितने भी लोगों को कर्ज देना है, जो भी क्रेडिटर्स होंगे J&K बैंक के, तो उनका जितना भी डेट बनता है उसको चुकाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ J&K बैंक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको बेचकर जितना भी पैसा मिलेगा, सिर्फ उसी पैसे को जो है, उसी पैसे का इस्तेमाल करके क्रेडिटर्स का जितना भी हो सकता है कर्ज दूर किया जाएगा, और बाकी जितना भी कर्ज बच जाएगा उस प्रॉपर्टी को देने के बाद भी, वो उसका जिम्मेदार जो है वो J&K बैंक के जो ऑनर हैं, यानी पार्टनरशिप में J&K बैंक के जो ऑनर हैं, उसके लिए वो किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, उसे हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन जब पार्टनरशिप अलग होती है, जब लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, तो क्या होगा कि आपको अगर प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी अगर आपका क्रेडिटर्स का पैसा पूरा नहीं हो रहा, तो जो भी बिजनेस के पार्टनर होंगे वो अपनी जेब से भी पैसा देंगे, अपना इवन उनको अगर अपना घर बार गाड़ियाँ बंगला भी बेचना पड़ेगा, तो वो बेच कर क्रेडिटर्स की जो भी कर्ज होगा वो पूरा निपटाएंगे। और अगर तब भी पूरा अपना घर बार गाड़ी बेचने के बाद भी क्रेडिटर्स का पैसा नहीं वो निपटा पाते, तो उसके बाद उनकी पनिशमेंट होगी, यानी वो जेल में जाएंगे। तो ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और पार्टनरशिप के केस में अगर आप देखोगे बेटा, तो लिमिटेड सॉरी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। यानी पार्टनरशिप में अगर कुछ कल को भगवान ना करे कि अगर आपकी फर्म डूब जाती है, तो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी आपको क्रेडिटर्स का पैसा कैसे ना कैसे करके, चाहे फिर आपको घर बेचना पड़े, कार बेचनी पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, खुद को भी बेचना पड़ेगा, तब भी आपको कर्जा उतारना ही पड़ेगा। सिर्फ प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो अल्टीमेटली आपको जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप्स में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इनैक्टेड इन, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ये कब फोर्स में आया, ठीक है। ऑप्शन ए है 1050, ऑप्शन बी है 1540, सी है 1948 और डी इज़ 1932। जिसने नहीं पढ़ा है वो शायद इन ऑप्शंस में से देखकर ये कहेगा कि 1948 होगा, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस ही हमारा एक्ट बना होगा पार्टनरशिप का। लेकिन वो अल्टीमेटली रॉन्ग हो जाएगा और आपको एक नंबर के बजाय मिलेगा क्या, -2.5। यही मिलेगा भाई, -2.5, सॉरी -0.25, जो भी है। तो लेने के देने पड़ गए ना बेटा। इसलिए अगर आपने पढ़ा होगा या फिर आपने कहीं से भी गो थ्रू किया होगा तो आप गलती नहीं करेंगे, और आपको पता होगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है आज़ादी से पहले बन गया था, ठीक है। कब बना था, 1932 में बन गया था। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 का है। जहाँ भी पार्टनरशिप एक्ट काम कहाँ आता है कि जब भी कोई पार्टनरशिप करता है तो वहाँ पर एक पार्टनरशिप डीड नाम से एक एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड, ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब आपसे पूछे कि पार्टनरशिप डीड ओरल है या रिटन है, तो पार्टनरशिप डीड हमेशा जो है वो रिटन एग्रीमेंट होता है। लेकिन कुछ पार्टनर्स चाहें तो वो पार्टनरशिप डीड की जगह ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले। लेकिन मान लीजिए कि पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, ना ही वहाँ पर ओरल एग्रीमेंट है, ना ही वहाँ पर आपकी पार्टनरशिप डीड है, ना ही कोई रिटन एग्रीमेंट है। तो कल को हमें या उस फर्म को जो भी प्रॉफिट होगी या लॉस होगी तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो फिर वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो झगड़े की सिचुएशन ना बने, तो तब रूल्स जो हैं वो लगेंगे किसके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, और उसके तहत ही प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट शेयर की जाएगी, या जो भी इसके अंदर जितने भी प्रावधान हैं सैलरी कमीशंस को लेके, वो फिर इसी एक्ट के द्वारा देखे जाएंगे, ताकि डिस्प्यूट क्रिएट ना हो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एनी ऑफ द ओरल एग्रीमेंट इन बिटवीन द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, the next question is which type of account is formed for the distributing profit before the admission of new partners, ठीक है। तो मान लीजिए क्या दो इंसान जो है पार्टनरशिप में हैं ऑलरेडी, और एक तीसरा पार्टनर भी वो लाना चाहते हैं। लेकिन तीसरे पार्टनर के लाने से पहले जो पुरानी जितनी भी प्रॉफिट है, लॉस है, या जो भी है, वो खुद में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वो हिस्सा जो है वो आधा आधा कर लेंगे, ताकि वो नया पार्टनर जिस वक्त से आए उसके बाद से ही उसको प्रॉफिट मिले। तो एक नए पार्टनर के एडमिशन से पहले वो जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर हम कहें कि प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं री एवेल्युएशन अकाउंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो री एवेल्युएशन अकाउंट जो है वो बनाया जाता है बिफोर कि एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आए, और उसके साथ हमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करनी पड़े। उससे पहले जो पहली की बची हुई प्रॉफिट है उसके आने से पहले वाली, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो है री एवेल्युएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ अकाउंट इज फॉर्म्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो अब एक और आ जाता है कि फर्म पार्टनरशिप है बेटा, पार्टनरशिप इज़ नॉट परमानेंट। कोई भी बिजनेस खोलता है तो जब तक तो वो प्रॉफिट में चल रहा है तब तक तो कंटिन्यू करता है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ होता नहीं है। बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि शुरुआती दौर के कुछ ही महीने बाद या कुछ ही सालों बाद बिल्कुल उनको प्रॉफिट नहीं होती, लॉस में चले जाने लगते हैं, और उसके बाद उनको क्या करना पड़ता है, बिजनेस बंद करना पड़ता है। रिसेंट एग्जाम्पल आपके पास है एयरसेल। एयरसेल नाम की आपके पास सिम होती थी, पहले कंपनी थी, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको काफ़ी लॉस उठाने पड़े, compete नहीं कर सके, तो उन्हें अपनी फर्म डिसॉल्व करनी पड़ी। तो एक फर्म के डिसॉल्व होने पर कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो उसके डिसॉल्व होने पर एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो री एवेल्युएशन अकाउंट आ गया आपकी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पर। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट आ गया आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे।
और याद रखिएगा कि ये दोनों री एवेलुएशन और रियलाइजेशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन से तरह के अकाउंट होते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस, इनकम्स वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। ओके, द नाइन्थ क्वेश्चन इज विच पार्टनरशिप अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यानी आपकी एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं किससे, आपकी लाइबिलिटीज़ के मुकाबले। तो इनमें से कौन सा अकाउंट है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका आंसर आएगा फिक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपने क्या हुआ कि एक तरफ आप कैपिटल ही कैलकुलेट करते हैं जो भी ओपनिंग कैपिटल है, इसके बाद आपने अगर कुछ न्यू कैपिटल जो है वो ऐड की है वो भी इसमें आएगी। और निकलवाते के टाइम आप, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात है कि कैपिटल आप निकलवाओगे नहीं, लेकिन निकलवाओगे भी तो एटलीस्ट पूरी तो निकलवाओगे नहीं, तो थोड़ी सी ही माइनस होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 100 है, उसमें से 10 आपने निकाल भी लिए, तो तब भी आपका बैलेंस 90 बच ही जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर। तो ऑलवेज आपका क्रेडिट बैलेंस ही होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में। ओके, आखिरी क्वेश्चन जो है आज का वो है कि विच अकाउंट इज़ फॉर्म्ड व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज़ फिक्स। ठीक है, पार्टनर की कैपिटल दो तरह की होती है, एक तो फिक्स्ड होती है, एक होती है फ्लक्चुएटिंग, बदलती रहती है। तो जब पार्टनर की फिक्स कैपिटल होती है तो कौन सा अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है और करंट अकाउंट भी बनाया जाता है। तो ऑप्शन विल बी सी, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुआ होगा, और आई होप कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपको इन्हीं क्वेश्चन के बीच में से ही 3-4 क्वेश्चन जो भी पार्टनरशिप पर आने वाले हैं, 3 या 4 क्वेश्चन से ज़्यादा पार्टनरशिप पर नहीं आने वाले हैं, यही क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स आ सकती हैं, तो न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पर ही, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करना एक लंबा टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स को लेकर नहीं आया हूँ। एक ही न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है एक्स्ट्रा, तो इसके अलावा न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन अगर आपको न्यूमेरिकल का भी करना है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के अलावा 3-4 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको इन्हीं 10 क्वेश्चंस के बीच में से, आई गारंटी यू कि इन 10 के अंदर से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी हम आने वाले कुछ टाइम में बिल्कुल अकाउंटेंसी को कवर करने वाले हैं, और आपका एग्ज़ाम शायद जो है अक्टूबर के एंडिंग में जाकर आपका एग्ज़ाम पॉसिबल हो सकता है, एज़ फार एज़ JKSSB is consulting for districts to ensure them about the availabilities of seats in their कॉलेजेस एंड रिस्पेक्टिव हायर सेकेंडरी स्कूल। तो उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि JKSSB जल्दी करवाने के मूड में है, तो शायद अक्टूबर के एंडिंग में हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिएगा, और उससे पहले हम अकाउंटेंसी और कंप्यूटर दोनों ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, सीखते रहिए कुछ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।